हेलो। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों। मैं कुरार गांव मनपा माध्यमिक हिंदी शाला से रीना यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं का विषय हिंदी, उसका दूसरा पाठ सीख वाली, जिसकी लेखिका है सुनीता जी, उसका अध्ययन करेंगे। सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जिसके पास किताबें हैं वो लोग अपनी किताबें खोल के पेज नंबर 3 वो अपना ओपन कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहले हम लेखिका जो है उनका परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म 29 जनवरी 1954 को सालवन, जो हरियाणा में है, वहां पे हुआ। छोटे बच्चों और किशोरों के लिए सहज सरल सरस कहानियां लिखने में सुनीता जी को बहुत आनंद मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलोचनात्मक लेख और बच्चों के लिए लिखी गई कहानियां, आलेख छपे हैं। आपने विभिन्न कहानियों, कविताओं का अनुवाद भी किया है। प्रमुख कृतियां साकरा गांव की रामलीला, रंग बिरंगी कहानियां, दादी माँ की मीठी मीठी कहानियां, बुढ़िया की पोती आदि। इनके महान युग नायकों पर लिखी जीवनी परक पुस्तक धुन के पक्के खासी चर्चित हुई थी। आगे है गद्य संबंधी, मतलब जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा सारांश। ये एक वर्णनात्मक कहानी है, मतलब वर्णन की गई है ये कहानी का। जीवन की किसी घटना का रोचक, प्रवाही, विस्तृत वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी कहलाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, सहानुभूति की चाहत, अवगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं कि लेखिका ने इस पाठ में क्या कहना चाहती है। जो हमारा पाठ है बच्चों, सीख वाली। सीख वाली, सीख का अर्थ होता है पतला कड़ा डंठल। जो एक पतला सा डंठल होता है ना, उसे सीख कहते हैं। सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई। ताई अर्थात बहन। जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में बहन को ताई कहते हैं। इनको चाची भी कहा जाता है। तो सारा गांव उन्हें सीख वाली ताई कहता है। बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। मतलब कि ताई जो है, सालवन में जब ब्याह कर आई थी, ब्याह कर मतलब शादी करके जब आई थी, तो उनके मायके का नाम सीख था। और यहाँ पे आने के बाद वो सीख वाली नाम से प्रसिद्ध हो गई। और सभी छोटे और बड़े जो भी लोग रहते थे उनको सीख वाली ताई कह के ही बुलाते थे। कोई 50 बरस तो हो ही गए सीख वाली ताई को इस गांव में आए। तब 16 बरस की थी। अब 70 के कुछ कुछ ही कम होंगी। मतलब कि जब उनका ब्याह हुआ था, जब शादी हुई थी, तब वो 16 साल की थी। अब पुराने जमाने में बहुत कम उम्र ही शादी हो जाया करती थी। लेकिन अब उनको ससुराल में आके, सालवन में आके लगभग 50 वर्ष के ऊपर हो गया है। तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि करीबन करीबन वो 70 से कुछ कम नहीं होगी। इस बीच कौन सा दुख उनको नहीं झेलना। पति किशोरी लाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुश मिजाज। दिलेर, इसका समानार्थी शब्द होता है साहस या बहादुर। खुश मिजाज मतलब प्रसन्न चित्त। उनके पति जो थे ना, बहुत ही दिलेर थे, बहादुर थे और खुश मिजाज भी थे, बहुत ही खुशदिल इंसान थे। हर कोई उनकी तारीफ करता था।
नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई। इसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। निपट मतलब बिल्कुल अकेली रह गई कि उनको जो शादीशुदा माहौल रहता है उसका सुख जो होता है उनको बहुत ज्यादा वर्षों तक नहीं मिल पाया। 4-5 बरस के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है और उनके सर पे जो एक बड़े बुजुर्ग का साया था, माता पिता का, सास ससुर का, उनके वो भी जल्दी से उठ जाता है। तो अब वो एकदम से अकेली हो गई हैं। हालांकि अकेले भले ही हो, दबंग इतनी कि मजाल है कोई दबा ले या उल्टी सीधी बात कह दे। दबंग मतलब जैसे रोबीला हो, कोई प्रभावशाली हो, उसको दबंग कहते हैं। एक के चार सुना देती थी, इसलिए आस पड़ोस के लोग भी जरा दूर दूर ही रहते थे। यूं भी देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद काठी वाली थी सीख वाली ताई। मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा था? वो खूब लंबी चौड़ी थी, ऊंचे कद काठी की थी। हाँ, और उनका आवाज भी मोटा था, खूब सांवला पक्का रंग, चेहरे पर ऐसा मर्दानापन कि कोई दूर से देखे तो डर जाए, और बोली ऐसी सख्त कड़वी कि जिसे 2-4 खरी खरी सुना दे तो उसे रात भर नींद ना आए। कि ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया हुआ है कि उनका स्वभाव किस तरह से था। चेहरा एकदम मर्दानेपन का था, बोली एकदम सख्त मतलब कड़ी, और अगर किसी को खरी खोटी सुना देती थी तो बेचारे को रात भर नींद भी नहीं आती थी कि अरे उन्होंने मुझे इस तरह से कह दिया। सबसे ज्यादा तो डरते थे गांव के बच्चे उनसे, है ना। हमारे आसपास भी अगर इस प्रभाव का कोई व्यक्ति हमारे आसपास रहता है, चाहे पुरुष हो या महिला, तो बच्चे उनसे बड़ा डरते रहते हैं। अरे उस गली में नहीं जाना है, उस मोहल्ले में नहीं जाना है, वहां पे वो व्यक्ति बहुत डराता रहता है, मारता रहता है, कड़वी बातें करता रहता है। तो बच्चे वहां जाने से कतराते हैं, डरते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सीख वाली ताई का व्यवहार था, व्यक्तित्व था। जरा सी बात पर भुड़क देती मतलब डांट देती। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज्यादा शोर मचाने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर ऐसे ठकठकाती कि बच्चे दूर भागते नजर आते। कुछ तो उनकी शक्ल देखते ही उड़नछू हो जाते, कि कुछ तो अगर उनको देख लेते कि सीख वाली ताई बैठी है तो ऐसे भाग जाते थे वहां से कि सीख वाली ताई है, हमको पकड़ के डांटेगी। डर तो शुरू में नीना को भी उनसे लगता था। नीना के कहने पर नानी के कहने पर कभी कभी सीख वाली ताई से लस्सी लेने चली जाती थी। सीख वाली ताई कभी तो उसे बेबाक घुड़क देती और कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करने लगती। आ बैठ, तनिक मक्खन निकाल कर अभी लस्सी देती हो। नीना डरते डरते बैठ जाती और सीख वाली ताई को मक्खन निकालते देखती रहती। बीच बीच में अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ देती। बात छेड़ देना मतलब बात शुरू कर देना। अभी इस पैराग्राफ में नीना आ गई है। नीना एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी नानी के साथ में रहती है, और नानी जो है उसको सीख वाली ताई के पास मक्खन लाने के लिए भेजती है कि जा वहां से लस्सी लेके आना। तो वो जाती है, और वो भी बेचारी छोटी बच्ची है, इससे वो भी सीख वाली ताई ताई से डरती हुई रहती है, लेकिन तो भी हिम्मत करके वो सीख वाली ताई के पास जाती है। आगे लेखिका कहती है कि सीख वाली ताई को उनकी बातें अच्छी लगती। किसकी? नीना की। पूछती, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा। और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर सामने रख देती। कभी कभी वे चूल्हे के पास बिठाकर बातें करती जाती और तवे से उतारकर मक्के की गरम रोटी खिलाती। ऊपर ढेर सा मक्खन,
मतलब उस मक्के की रोटी के ऊपर ढेर सारा मक्खन लगा के नीना को दे देती। नीना का जी खुश हो जाता, अरे वाह, सीख वाली ताई जिससे सारे बच्चे डरते हैं, उसने मुझे खिला दिया, वो भी गरम गरम मक्के की रोटी और ऊपर से मक्खन। हालांकि जाने क्या बात थी कि सीख वाली ताई के इतना प्यार जताने पर भी वह अंदर ही अंदर डरी सी रहती थी। मतलब वो अंदर अंदर डरती भी थी। लगता बस अभी सीख वाली ताई सुर बदलने ही वाली है। सुर बदलने ही वाली है मतलब कब उनका विचार बदल जाएगा मेरे लिए और मुझे भी वो डांटने लगेंगी और फिर ऐसे कड़वे बोल सुनाएंगी कि रोते रोते भागकर जाना होगा। मगर आश्चर्य, सीख वाली ताई नीना से कभी नाराज नहीं होती थी। कभी कभार रूखा भले ही बोल देती थी, पर डांटा कभी नहीं। सच तो यह है कि नीना उन्हें अच्छी लगने लगी थी। भला क्यों नहीं लगेगी, जिसके पास कोई नहीं जाता है डर के मारे। एक छोटी सी बच्ची उनसे मिलने जाती है, बातें करती है, तो धीरे धीरे उनका मन परिवर्तन होने लगता है। शायद इसीलिए कि नीना की भोली बातें सीख वाली ताई के कठोर दिल को पिघलाकर मुलायम मक्खन सा बना देती थी। कठोर, कठोर दिल मतलब कड़ा दिल जो रहता है, कठोर मन का रहता है ना, तो ये बहुत कठोर मन का है। नीना उनसे कहती, ताई कहानी सुनाओ ना। सीख वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती और फिर उन्हें रस आने लगता। रस आने लगता मतलब जब हम किसी को कोई कहानी सुनाने लगते हैं तो धीरे धीरे सुनाते सुनाते उसमें रस आने लगता है कि अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो सामने वाला भी उसमें रम जाता है और जो कहने वाला रहता है वो भी उसमें बह जाता है। सुनाती जाती और खुद भी हंसते हंसते दोहरी होती जाती। उनकी कहानियां थी ही ऐसी मजेदार। पिद्दी पिद्दी की कहानी उनकी सबसे प्रिय कहानी थी। मतलब सीख वाली ताई जो भी कहानियां उसको सुनाती थी उसमें से सबसे प्रिय जो उनकी कहानी थी वो है पिद्दी पिद्दी की कहानी। जितनी बार सुनाती खूब हंसती। हंसते हुए उनका पूरा शरीर हिलता और खुशी की हिलोरों से भर जाता था। है ना, कि जैसे हम कोई चीज सुनाते हैं और हमको भी मजा आ रहा है और सामने वाले को भी मजा आ रहा है सुनते हुए, तो खुद हंसते हंसते उनका शरीर भी हिलने लगता और खूब खुशी के मारे वो बेबाक हो जाती थी। कभी कभी नीना भी उन्हें अपनी किताब में लिखी बातें बताती। सुनकर सीख वाली ताई खूब हैरान होती। मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में, बता बेटी और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में। यूं थोड़े ही दिनों में नीना और सीख वाली ताई की ऐसी दोस्ती हुई कि जो भी देखता हैरान होता। हैरान होना मतलब आश्चर्यचकित हो जाता कि अरे, जिस महिला से, जिस औरत से सारा गांव डरता है, आस पड़ोस के बच्चे डरते हैं, उससे ये नीना इतने प्यार से किस तरह से रहती है और सीख वाली ताई भी उससे इतने प्यार से क्यों बात करती हैं। सबको आश्चर्य होता, इस नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सीख वाली ताई इतना प्यार करने लगी। सीख वाली ताई को आंख से थोड़ा कम सूझने लगा है। कम सूझने लगा है मतलब कम दिखने लगा है। यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ कि नीना को ये समझ में आया, महसूस होना मतलब मालूम होना, कि एकाध दिन ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि सीख वाली ताई को कम दिख रहा है, ऐसा नीना को आभास हो जाता है। हुआ यह कि एक बार नीना को घी बुरा खिलाने के लिए रोक लिया ताई ने। घी बुरा बना रही थी, तभी नीना को शक हुआ कि ताई घी में कहीं बुरे की जगह पे नमक तो नहीं डालने जा रही है। देखा तो टोका, क्या कर रही हो ताई, ये बुरा नहीं नमक है। सीख वाली ताई शर्मिंदा हो गई, क्या आंख से कुछ सूझता ही नहीं, अच्छा हुआ जो तूने देख लिया। कहते कहते उनका चेहरा थोड़ा रुआसा हो गया। रुआसा हो गया मतलब रोने जैसा हो गया, अरे अरे मैंने क्या कर दिया, अगर इसने नहीं टोका होता तो मैं नमक डाल देती। गांव में
कोई उनसे हमदर्दी नहीं रखता था, तो भला वे अपना दुख किससे कहती, है ना। कि कोई भी गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनसे हमदर्दी रखता। हमदर्दी रखना मतलब सहानुभूति रखना। नीना बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा काजल ले आऊं। मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाए। अच्छा, ऐसा काजल है उनके पास? एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी देगी मुझे। देखो बच्चों, अभी तक हमने सीख वाली ताई के बारे में ये दो पैराग्राफ आप लोग 2 पेज आपको मैंने जो अध्ययन किया है, उसमें सीख वाली ताई का व्यक्तित्व हमको समझ में आता है कि सीख वाली ताई जो है वो सालवन गांव में आई हुई है, और उनको यहाँ पे रहते रहते करीबन 70 वर्ष हो चुके हैं या हो रहे हैं। वो बिल्कुल अकेली हैं, उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उनके सास ससुर नहीं है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अकेले में काटा है। तो उस अकेलेपन में उन्होंने बहुत सारे दुख दर्द सब कुछ झेला हुआ है। अब एक अकेली महिला का पूरे समाज में रहना कितना कठिन होता है, ये हम महसूस कर सकते हैं। और यही कारण है कि उनके बात में, व्यवहार में थोड़ी सी कड़वाहट और सख्तपना आ गया है, कि लोग उनसे सहानुभूति नहीं करते हैं कि अकेली महिला है। हो सकता है उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा भी उठाते हो, इसलिए उनके स्वभाव में वो बहुत सारे अवगुण आ चुके हैं। लेकिन मीना जो लड़की है, जैसे ही उनके पास जाती है, नानी उसको भेजती है, वो दोनों आपस में, एक छोटी बच्ची है और एक बूढ़ी व्यक्ति है, बूढ़ी महिला है। तो कहते हैं ना कि बूढ़े व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, बच्चों जैसा होता है, कि उनसे जैसे हम प्यार से बात करते हैं, उनका स्वभाव उसी तरह से हो जाता है। तो वो नीना भी उसी तरह से है कि वो सीख वाली ताई के पास बार बार जाती है। तो सीख वाली ताई को कहती है कि आप कहानियां सुनाइए, और सीख वाली ताई अपनी जो अनुभव ली हुई कहानियां रहती हैं, जो उनकी प्रिय कहानी है, वो उनको सुनाती है। तो दोनों का आपस में मिलना, बात करना, विचारों का आदान प्रदान करना, ये एक दूसरे से एक दूसरे से उनका बातें करना, एक दूसरे को जानना हो जाता है। और धीरे धीरे नीना के मन से सीख वाली ताई का डर भी दूर हो जाता है, और वो सीख वाली ताई के बारे में अनुभव करती है कि अरे, उनकी आंखें धीरे धीरे कम दिखाई दे रही है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। फिर वो सीख वाली ताई से कहती है कि मेरी नानी जो है अच्छा काजल बनाती है, आप कहो तो मैं ले आती हूँ। अगर सुना है कि काजल लगाने से आंखें अच्छी हो जाती हैं, अच्छा और साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो सीख वाली ताई कहती है कि हाँ, सुना तो है कि तेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, लेकिन क्या वो मुझे देगी? तो इस प्रश्न पर ये हमारा जो आज का अध्ययन है, हम यहाँ पे रुकते हैं। इसके आगे देखेंगे कि नीना की नानी जो है उनको काजल देती है कि नहीं देती है। ठीक है। बच्चों, अभी आप लोग कक्षा 9वीं में आ चुके हो, तो 9वीं का जो हिंदी का पेपर होता है, वो कृति पत्रिका के आधार पर, मतलब उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, और उसी पैराग्राफ में से, उसी परिच्छेद में से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको लिखना होता है। जैसे आज हमने सीख वाली ताई का जो पैराग्राफ पढ़ा, जो पैसेज पढ़ा हुआ है, उसी में से कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हुए हैं, उसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन देख लेते हैं। जैसे सारा गांव उन्हें कहता, हमने शुरू से ही लिया हुआ है ये, पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 से।
पहला है ताई के मायके तथा ससुराल के नाम। आपकी स्क्रीन पे बाईं तरफ मैंने प्रश्न रखा हुआ है और दाहिने तरफ उसका उत्तर। तो अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ताई के मायके तथा ससुराल का क्या नाम है, तो आपको जो आपके राइट साइड में जो दाहिने तरफ दिया है स्क्रीन पे, उसमें देखो उत्तर लिखा हुआ है कि मायके का नाम सीख और ससुराल का नाम सालवन। इस तरह से आपको लिखना होगा। जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे एरो बना के यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, अगर उस तरह से पूछा है तो आपको उस तरह से ही बॉक्स में ही उसके उत्तर लिखने हैं। दूसरा है ताई की अवस्था। ताई की अवस्था मतलब ताई की उम्र कितनी है। तो विवाह के समय 16 वर्ष की थी और कहानी लिखते समय वो लगभग 70 वर्ष की है ना। हमने पहले ही पैराग्राफ में ये पढ़ा। तीसरा प्रश्न है ताई के पति का स्वभाव। ताई के पति का स्वभाव दो ही शब्द में आप लिख लोगे उनकी विशेषता, उनका स्वभाव। वे दिलेर दिलेर थे और खुश मिजाज थे। दिलेर का अर्थ होता है बहादुर, वीर, और खुश मिजाज का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त, बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है ताई के निपट अकेली होने का कारण। मतलब ताई एकदम से अकेली क्यों हो गई, क्या कारण था। तो उसका उत्तर है कि पहला उत्तर है पति की मृत्यु हो जाने के कारण, और दूसरा है कि सास ससुर का साया भी उनके सर से उठ जाना। पांचवा प्रश्न है विवाह के समय ताई की आयु। तो विवाह के समय ताई की आयु 16 वर्ष थी। अगला प्रश्न है ताई की विशेषताएं। ताई की विशेषताओं में ताई का स्वभाव क्या था, किस प्रकार का था। हमने देखा परिच्छेद में ही हमने पढ़ा कि ताई जो है दबंग थी, लंबी चौड़ी तथा ऊंची कद काठ वाली, सांवला पक्का रंग था उनका, और बोली एकदम सख्त तथा कड़वी थी। ये ताई की विशेषताएं। हमने जो परिच्छेद पढ़ा उसमें हमने कुछ शब्द देखे जो समानार्थी हो सकते हैं। जैसे दिलचस्प, दिलचस्प का समानार्थी शब्द होता है रुचिकर, रोचक। अलबेला, उसका समानार्थी अर्थ होता है अनोखा। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है बच्चों समान, जिसका समान ही अर्थ हो। निशान, उसका अर्थ होता है जैसे चिन्ह, कहते हैं ना हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। कोई किताब पढ़ते रहते हैं, हमने इस पेज तक पढ़ लिया है, वहां तक हमने निशान लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। चौथा है अमृत। अमृत का समानार्थी होता है सोम या पीयूष। पांचवा है समानार्थी अंबर। अंबर का अर्थ होता है नभ या आकाश। अगर परीक्षा में आपको समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं तो आप समानार्थी शब्द लिखने के सामने ही उसका समानार्थी शब्द लिखोगे, ऐसे सामने सामने। अगला प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, जहां पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं। जहां पुस्तकें संग्रहित की जाती है मतलब जहाँ पे बहुत सारे पुस्तकें रखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, पुस्तकालय या ग्रंथालय, जिसे इंग्लिश में आप लोग लाइब्रेरी कहते हो, है ना। कि जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग किस्म की पुस्तकें होती हैं, जिसका जो मन आता है वो अपनी पुस्तकें उठा के पढ़ने शुरू कर देता है। जिसका जो सब्जेक्ट होता है वो निकाल के वो वहां से पढ़ना शुरू कर देता है। वहां पे हर किस्म की पुस्तकें रखी होती हैं।
हर आयु वर्ग की पुस्तकें संग्रहित करके जमा करके रखी होती हैं, इसलिए उसको पुस्तकालय या ग्रंथालय कहा जाता है। दूसरा है जिस दरवाजे से प्रवेश किया जाता है, मतलब गृह प्रवेश। हम घर में जिस दरवाजे से अंदर घर की तरफ प्रवेश करते हैं उसको गृह प्रवेश कहते हैं। तो इस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्रश्न, परिच्छेद में आए युग्म शब्द। युग्म शब्द मतलब जो एक तरह से ही होते हैं, जैसे पीछे पीछे, हाय हाय, इस तरह से जो युग्म बनाए हुए होते हैं। अगला है उपसर्ग अलग करके लिखिए। कभी कभी उपसर्ग लगाइए, इस तरह से भी आता है प्रश्न कि आपको एक शब्द दिया जाएगा और उसमें से आपको उपसर्ग लगाने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न जो है, इसमें आप लोगों को जो शब्द दिया गया है उसमें उपसर्ग अलग करने के लिए कहा गया है। जैसे पहला ही है खुश मिजाज, तो इसका मूल शब्द है मिजाज, और इसमें खुश ये उपसर्ग लगा के हमने खुश मिजाज ये शब्द बना दिया, है ना। मिजाज मतलब किसी का स्वभाव, और जब हम उसमें खुश लगाते हैं तो इस ऐसा होता है कि वो बहुत ही उसका व्यवहार किस तरह से है, खुश भरा है, प्रसन्नचित्त है। समुचित, समो धन चित्त, इसका मूल शब्द है चित्त। चित्त मतलब मन, उसमें हमने समूह उपसर्ग लगा दिया, इसलिए ये बन गया समुचित। अगला है प्रलाप, प्रधन लाभ। इसमें प्रश जो है उपसर्ग हमने लगा के प्रलाप ये शब्द बनाया। अगला शब्द है पाबंद। बंद एक मूल शब्द है, उसमें हमने पा ये उपसर्ग लगा के शब्द बन गया पाबंद। पांचवा है बेपर। बेपर का बेपर पर एक मूल शब्द है, उसमें बे जो है हमने उपसर्ग लगा दिया। तो इसमें से उपसर्ग अलग करने के लिए कहा गया है। तो किसी भी मूल शब्द में जब आगे की तरफ कोई शब्द लगाया जाता है तो वो उपसर्ग होता है, बराबर। उसी प्रकार से किसी भी मूल शब्द में जब हम पीछे लगाते हैं कोई शब्द और वहां से नया शब्द बनता है तो वो होता है प्रत्यय। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रत्यय जोड़कर लिखिए। इसके पहले हमने उस उपसर्ग में जो शब्द था उसमें से उपसर्ग अलग किया था, लेकिन यहाँ पे प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द में पीछे की तरफ लगता है। जैसे यहाँ पे बेकार, पहला ही शब्द दिया हुआ है बेकार, तो उसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया, तो क्या नया शब्द बन गया, बेकारी। दूसरा है ये मुस्कान एक शब्द है, परंतु इसमें मुस्कान के लिए मुझे ई प्रत्यय समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं शायद लिख नहीं पाई। अगला देखते हैं इंसान। इंसान में हम प्रत्यय जोड़ेंगे इयत, तो हो जाएगा इंसानियत, ठीक है। उसके बाद है चौथा संघर्ष। संघर्ष एक शब्द है, उसमें प्रत्यय हमने मय लगा दिया, तो नया शब्द बन गया संघर्षमय। जैसे सीख वाली ताई का जीवन कैसा था, संघर्षमय था, है ना। उन्होंने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे, दुख देखे, तो संघर्षों से उन्होंने अपने आप को निकाल रही हैं। पांचवा है प्रेरणादायक। इसमें देखो प्रेरणा एक शब्द है, उन्होंने दायक ये प्रत्यय जोड़ के ही इसमें बताया हुआ है, तो ये हो गया प्रेरणादायक। इस प्रकार से हमने सीख वाली ताई का 2 पृष्ठों तक अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा सीख वाली ताई का अभी तक की कहानी किस प्रकार से चल रही है। हम लोग एक तरह से सस्पेंस पे आके रुके हुए हैं कि हाँ नीना की नानी उनको काजल देगी कि नहीं देगी।
है ना। तो वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि आगे क्या होता है। आज मैं यहाँ ही अपना आपका लेसन रोकती हूँ। स्क्रीन पे आपको गृह कार्य मैंने आपको दिया हुआ है, बहुत ही सरल है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, या आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और इसको पूरा करने के बाद आप अपने टीचर को या अपने सर को दिखाइए कि आपने कितना सही लिखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। मिस, हेलो। हाँ बोलिए। मिस, जो आपने अभी होमवर्क दिया ना, उसका स्लाइड नहीं आया है। अच्छा अच्छा, हाँ। होमवर्क का वापस से मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके मिस। अभी आया? हेलो 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 हेलो, स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चा? हेलो टीचर। हाँ मिस, वो जो क्वेश्चन है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक सेकेंड। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन यस मैम। देखो, इसमें ताई के मायके तथा ससुराल के नाम। हाँ, आपको हमने फर्स्ट वाले ही पैराग्राफ में जब पढ़ा रही थी, तभी ही पहली ही दूसरी लाइन में है कि सालवन गांव में जब से ब्याह कराई, सालवन में वो ब्याह कराई, तो ये क्या हो गया, सालवन उनके ससुराल का नाम हो गया। हाँ। ठीक है, ताई तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया था, तो सीख क्या हो गया, उनके मायके का नाम हो गया। दूसरा है ताई की अवस्था। अवस्था मतलब उनकी उम्र क्या है। तो हमको इस पैराग्राफ में दो अवस्थाएं बताई गई, एक तो उनके विवाह के समय का, और एक वो लगभग अभी कितने साल के हैं। तो हम दोनों लिख देते हैं ना कि विवाह के समय वो 16 वर्ष की थी, और कहानी जब लिखी जा रही थी वो तब वो लगभग 70 वर्ष की है। उसके बाद है ताई के पति का स्वभाव। तो दूसरे ही पैराग्राफ में बताया गया है कि उनके पति का स्वभाव किस प्रकार से है। उसके लिए उन्होंने दो ही शब्द बताए हुए हैं कि वो बहुत ही दिलेर और खुश मिजाज व्यक्ति थे। तो आप लोग थैंक दो यू। बॉक्स में इसी तरह से लिख दोगे कि दिलेर और खुश मिजाज। थैंक आपको यू एग्जाम मैम। में, ओके, आपको एग्जाम में इसी तरह से आएगा, तो आप लोग इसी तरह से बॉक्स में ही लिखना है। ठीक है, बहुत बड़े सेंटेंस वगैरह नहीं लिखना है, जो राइट आंसर है वही आंसर को आपको यहाँ पे लिखना है। टीचर टीचर हाँ बोलिए। टीचर, वो परिच्छेद में आए युग्म शब्द वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना, नहीं समझ में आया। अच्छा, शब्द युग में जो होता है ना, जैसे मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे भी बताया था, परिच्छेद में आए युग्म शब्द जैसे एक जैसे रहते हैं शब्द, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस टीचर। जैसे पीछे पीछे, हाय हाय, एक दो, तो उसमें बीच में जो डैश होते हैं ना, उस तरह से जैसे आपके परिच्छेद में उल्टी सीधी बात कह दे, है ना, इस तरह की बातें हैं। तो एक जैसे जो शब्द होते हैं उसको युग्म शब्द कहा जाता है। जैसे कभी कभी, चार पांच, तो जब हम चार पांच लिखते हैं तो उसके बीच में नेक्स्ट करते हैं। ठीक है,
यस टीचर। और कोई? फरहान बोलिए। टीचर हेलो, हाँ संतोष बोलिए, क्या प्रश्न है? हेलो मिस। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो। हेलो टीचर। हाँ बोलिए संतोष। टीचर मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो लेक्चर पढ़ा है ना, हाँ वो पूरा नहीं किया ना? नहीं नहीं, मैंने अभी तक आपको हाफ ही लेक्चर लिया हुआ है, आधा मैं दूसरे दिन लूंगी, क्योंकि ऐसा हमारे ऐसा। पास जो समय सीमा होती है उतने में हम इतना ही आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। अगर पूरा लेसन खत्म करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, है ना? ऐसा। तो आधा आज मैंने पढ़ाया है और आधा दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा आपको। टीचर ये कितने बजे ज्वाइंट होना पड़ता है? आपको 8 बजे सुबह लिंक भेजा जाता है, तो सुबह 8 बजे ज्वाइन हो जाना है। ये 11:30 बजे तक आप लोगों का लेक्चर चलता है। 11:30 बजे तक? हाँ, ये स्टेट लेवल का जो लेक्चर है, आपको सुबह 8 बजे से ज्वाइन करके 11:30 बजे तक इसमें रहना होता है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाते हैं। हाँ रवि बोलिए। हेलो मिस। हाँ रवि पूछो। मिस मेरे को एक वो वर्ड का प्रॉब्लम है, वो जो बेकर है ना, बेपर बेपर, हाँ, उसका मुझको समझ में नहीं आ रहा मीनिंग। बेपर ये मैंने आप लोगों को उपसर्ग में बताया था ना। हाँ उपसर्ग का जो व्याकरण है उसमें बताते हुए बताया था कि जो हमारा मूल शब्द होता है, ठीक है, जैसे पर, तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग लगाइए, आप उसके आगे बे लगा के बे पर एक शब्द बना सकते हैं, ठीक है। और अगर बे पर दिया रहेगा और आपको पूछा कहा जाएगा कि इसमें से उपसर्ग अलग करिए, तो आपको बे को अलग करना है, तो लिखते समय आप बेधन पर लिखोगे इस तरह से। तो उसमें बे जो रहता है वो उपसर्ग होता है। किसी भी मूल शब्द के पहले जो लगाया जाता है वो उपसर्ग होता है, और किसी भी मूल शब्द के बाद में जो लगाया जाता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। ओके मिस। ठीक है, थैंक यू। निधि, हाँ पूछो। टीचर, हाँ, मीना कितने साल की थी? नीना के उम्र का तो इसमें नहीं बताया, बट वो छोटी थी। ओके टीचर। हाँ, इसमें नीना की उम्र का नहीं बताया है। इसमें आपको सीख वाली ताई है ना, उनकी उम्र का जरा ध्यान रखना है, क्योंकि उसी के आधार पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें पाठ में कितने पात्र हैं ये आपको पूछा जा सकता है कि कितने पात्र हैं। जैसे इसमें सीख वाली ताई, नीना, नानी, अभी तक आप लोगों ने ये 3 लोगों के बारे में पढ़ा है ना। तो इसके अभी हमने कहानी पूरी खत्म नहीं की हुई है, अभी आधी हमारी कहानी हुई है, तो इसमें हमने 3 पात्र को समझ लिया है। अभी इसमें नीना की उम्र का नहीं बताया हुआ है, बट वो छोटी बच्ची है। हेलो टीचर। हाँ नेहा पूछिए। टीचर यहाँ पे अलग अलग स्कूल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं? हाँ बच्चा, यहाँ पे जितने भी बीएनसी के स्कूल के बच्चे हैं सभी लोग पढ़ रहे हैं एक साथ में। टीचर अभी मेरा एक भाई है, उसका नाम नीरज है, उसे भी ऐड कर लीजिए। उसका नाम नीरज है, मतलब 9वीं में पढ़ता है वो भी। हेलो टीचर। हाँ अरुण पूछो। अरुण आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चा। अपने घर से हाँ क्या? वो ताई को क्यों भगाते थे सब लोग अपने घर से? ताई को अपने घर से कोई नहीं भगाता था, ताई से सब डरते थे, इसलिए उनसे दूर दूर रहते थे, तो ये इसलिए क्यों उनसे डरते थे दूर टीचर? भागते थे, क्योंकि वो बहुत ही कड़क मिजाज की थी ना, कठोर मन की थी, इसलिए वो जी हमेशा हर टीचर। किसी को डांट देती थी, है ना। अपने आसपास में भी कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं ना कि जैसे उनके पास जाने पे ही हमको डर लगता है, कोई
मोटा चौड़ा लंबा व्यक्ति अपने सामने रहेगा, व्यक्तित्व से ही तो हम पहले तो उसी से डर जाते हैं, और अगर उसने कुछ बोल दिया हमको कड़क शब्दों में, डांट ही दिया, तब तो हम उस गली में जाएंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसा स्वभाव था सीख वाली ताई का। ठीक है, विजय पूछिए। टीचर, हाँ पूछिए। उन्हें सारा गांव सीख वाली बाई क्यों कहता था? सीख वाली बाई नहीं, सीख वाली ताई। ताई मतलब जैसे हम किसी को अनजान व्यक्ति रहे या कोई अपने जान पहचान का भी रहे तो हम उसको ताई कहते हैं ना, बहन जी हाँ। कहते हैं, चाची कहते हैं, और चाची कैसे हो, नहीं जान पहचान है तो भी हमको रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, है ना। तो इसीलिए सभी लोग उनको ताई कहते थे। ताई मतलब यहाँ पे लोग देखो महाराष्ट्र में जो है अपने बहनों को ताई कह के बुलाते हैं, आप लोग ने सुना होगा, आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं। सीख वाली ताई उनको इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो सीख गांव से आई थी। ठीक है, सिख उनके मैके का नाम है ना, इसलिए मैके से उनका नाम उनके साथ ही जुड़ गया था, इससे उनका असली नाम कोई नहीं जानता है क्या है, लेकिन सभी लोग उनको सीख वाली ताई के नाम से ही बुलाते हैं। ठीक है मैम, ओके। ओके, थैंक यू। आकृति। हेलो मिस। हाँ पूछिए। मिस आपने होमवर्क क्या दिया था? आपने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला, मैंने होमवर्क जो दिया। हेलो। मिस आपने जो फर्स्ट में पढ़ाया था ना कि रीमा का पति का स्वभाव कैसा था, वो ताई का, हाँ वो उसका मैंने स्क्रीनशॉट निकाला से। अच्छा, तो होमवर्क का वापस से मैं कर दूं, आप स्क्रीनशॉट निकालोगे? हाँ ठीक है मिस। आप स्क्रीनशॉट निकाल के उसके उत्तर लिख के अपने टीचर को दिखाना। हाँ ओके मिस। स्क्रीन पे दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चा? यस मिस। हाँ, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। पहला वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये 4 शब्द मैंने दिया है, तारीफ, खुशमिजाज, दिलेर और खुश। हाँ, इसका आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। विरुद्धार्थी मतलब उल्टा, अपोजिट जिसको कहते हैं, अपोजिट वर्ड लिखना है। हाँ, और दूसरा वाला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह आपको लगाना है। सीख वाली ताई कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करने लगती, आ बैठ, तनिक मक्खन निकाल कर अभी लस्सी देती हूँ। तो इसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह मालूम है ना, जहाँ पे आपको खड़ी पाई लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, आपको सिखाया होगा 8वीं में। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने सीख वाली ताई का पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीख वाली ताई का स्वभाव देखा कि वो किस प्रकार से है, उन्होंने अपनी जिंदगी किस प्रकार से जी है, उनसे लोग किस प्रकार से दूर रहते हैं और क्यों दूर रहते हैं। लेकिन नीना उनके संपर्क में आने के बाद उनका धीरे धीरे हृदय परिवर्तन अब हो रहा है ना। तो नीना जो है उनका धीरे धीरे उनकी केयर करने लगती है, उनकी देखभाल करने लगती है, और उसको ये महसूस होता है कि सीख वाली ताई को अब कम दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो अपनी नानी की जो काजल है उसको लाने की बात करती है कि मेरी नानी जो है बहुत अच्छा काजल बनाती है, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो यहाँ तक हमने इसका अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये इतना समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि नीना की नानी उसे काजल देती है कि नहीं देती है, आगे सीख वाली ताई का व्यवहार किस प्रकार से बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति या नीना के प्रति होता है। ठीक है, थैंक यू।